स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो देखिए, कल की क्लास में हमने क्या देखा था अबाउट द इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि इम्प्रूव्ड सीड्स जो भी है उनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। ओके, एंड द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो कि इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स जो है, जो कि ड्रिप इरिगेशन एंड द ड्रिप इरिगेशन एंड द स्प्रिंकल इरिगेशन। सो इन दो इरिगेशंस के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ओके, देन अबाउट द ड्रिप इरिगेशन के बारे में डिटेल में जाना था और स्प्रिंकल इरिगेशन के बारे में भी पढ़ा था। एंड नाउ देर इज अ फाइंड आउट क्वेश्चंस। ओके, सो शुरू करते हैं। ओके बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे, नेम्स ऑफ टू varieties ऑफ improved सीड्स ऑफ ज्वार। ओके, सो यहाँ पे दो ऐसे वैरायटीज के बारे में आपको बताना है जो कि ज्वार के इम्प्रूव्ड सीड्स है। ओके, इम्प्रूव्ड सीड्स ऑफ ज्वार, जो कि उनके टू वैरायटीज के नाम आपको बताने हैं। सो कौन कौन से नाम है बच्चों, देखिए, द टू वैरायटीज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स ऑफ ज्वार, मतलब उसे सोरघम भी बोलते हैं, दैट इज CSH14 एंड CSH23। ओके, तो देखिए यहाँ पे CSH14 एंड CSH23, ऐसे वो इम्प्रूव्ड सीड्स के ये दो वैरायटीज है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSH? दैट इज अ कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड। कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड, सो इसका फुल फॉर्म है। ओके, इसका फुल फॉर्म CSH का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड, CSH14 एंड CSH23। ओके, सो दीज आर द टू वैरायटीज ऑफ ज्वार। ओके, देन नेक्स्ट, सो देखिए, बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, जो कि हमें सुधारित बीजों के लाभ क्या क्या होते हैं, मतलब ये इम्प्रूव्ड सीड्स जब यूज करते हैं तो उसके फायदे, उसके लाभ क्या है। देखिए, पारंपरिक किस्मों से ज्यादा उत्पन्न हमें मिल जाता है। गॉट इट, दैट इज हायर यील्ड देन ट्रेडिशनल वैरायटीज वी विल गेट इट। ओके, देन कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोधकता, मतलब रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिसीजेस, एंड दाने की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, दैट इज बेटर ग्रेन क्वालिटी ऑल्सो वी कैन गेट इट इजिली बिकॉज वी आर यूजिंग द इम्प्रूव्ड सीड्स एंड द सुटेबल फॉर अ डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस, अलग अलग मौसम में उपयुक्त भी होते हैं। ओके, सो दीज आर द टू इम्प्रूव्ड सीड्स, मतलब जब हम इम्प्रूव्ड सीड्स यूज करते हैं तो इसके बेनिफिट्स भी हमें उतने ही मिलते हैं। ओके, then next question, who helped the farmer to drive the moat? The oxen helped the farmer to drive the moat. किसान को बैल मोट चलाने में मदद करता है। ओके, किसान को कौन मदद करता है, बैल मोट चलाने में मदद करता है। Now there is a third question. How is the groundwater lifted these days? ओके, ग्राउंड वाटर कैसे लिफ्ट करते हैं, मतलब अभी के दिनों में कैसे उससे हमें मतलब ग्राउंड वाटर कैसे लिफ्ट करते हैं, मतलब अभी इम्प्रूव्ड मेथड, उसके इम्प्रूव मेथड्स और थिंग्स क्या क्या है। देखिए, सो दीज डेज, मतलब अभी के जमाने में, अभी के काल में क्या क्या होता है, मतलब ग्राउंड वाटर कैसे लिफ्ट करते हैं। देखिए, दीज डेज ग्राउंड वाटर इज लिफ्टेड यूजिंग मॉडर्न मेथड्स लाइक इलेक्ट्रिक पंप्स एंड डीजल पंप्स एंड सोलर pumps, and these pumps are connected to tube wells, bore wells or wells. ओके, गॉट इट। देन देखिए, आजकल के भूजल, मतलब आजकल के जो भी भूजल है, मतलब ग्राउंड वाटर। ओके, सो ग्राउंड वाटर को ऊपर उठाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पंप, डीजल पंप और ऊर्जा पंप का उपयोग किया जाता है। इन पंपों को ट्यूबवेल, बोरवेल या कुएं से जोड़ा जाता है।
ओके, समझ में आया। तो यह तरीका क्या होता है, तेज और आसान और कम मेहनत वाला, जो यह तरीका बहुत ही आसान और कम मेहनत वाला होता है। जबकि पुराने समय में क्या होता था, राहट चक्र का यूज करते थे या चरखा जैसे साधन उस जमाने में उपयोग किए जाते थे। मतलब अभी के जमाने में जो कि इलेक्ट्रिक पंप्स का यूज होता है, जो कि आपका काम बहुत ही इजीली और आसान हो गया है। ओके, सो इसका आंसर भी मैंने बता दिया है। सो नाउ नेक्स्ट, सो देर इज अ फर्टिलाइजर्स। सो देखिए बच्चों, आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजर, पता है किसी को? तो देखिए, फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, दैट इज अ सब्सटेंस एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर। सो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, खाद, उर्वरक भी बोलते हैं। सो उर्वरक और खाद ऐसी पदार्थ है जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और पौधों की वृद्धि में सहायता करने के लिए डाली जाती है। ओके, सो फर्टिलाइजर का एक बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। ओके, सो ये फर्टिलाइजर का मीनिंग मैंने बता दिया, लेकिन अब हम डिटेल में फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट? सो सी हियर, इफ द सेम क्रॉप्स आर ग्रोन रिपीटेडली इन अ फील्ड, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। सो देखिए, सेम क्रॉप आर ग्रोन रिपीटेडली इन द फील्ड, मतलब सेम क्रॉप मतलब जो उस जमीन में ज्यादातर सेम ही क्रॉप, सेम ही मतलब अभी ज्वार वहां पे उगाया जा रहा है, लेकिन रिपीटेडली ज्वार ही उस फील्ड में अगर उगाया जा रहा है तो क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी मतलब उसकी उर्वरता कम हो जाएगी, उसकी जनन क्षमता मतलब वो प्रजनन शक्ति जो होती है, वो रिपीटेड उगाने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, सॉइल की शक्ति कम हो जाती है, दैट इज fertility of soil decreases. Okay, so then we have to add fertilizers to the soil to restore its productivity. Then we have to add fertilizers to the soil to restore its productivity. मतलब fertilizers को हम वहां पे क्या करते हैं, हम उस फील्ड में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सॉइल की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब वो अगली फसल उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होता है, मतलब रिस्टोर इज प्रोडक्टिविटी, मतलब उसको एक उपजाऊ शक्ति हम उसकी बढ़ाते हैं, क्या यूज करके, फर्टिलाइजर यूज करके हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। ओके, देन फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस टू द क्रॉप। सो फर्टिलाइजर क्या करता है, प्रोवाइड रिक्वायर्ड न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, मतलब एक न्यूट्रिटिव मतलब एक पोषण तत्व जो होता है, और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का मतलब है पोषण तत्व जो होता है, वो क्या जो हमने वहां पे क्रॉप उगाया है, जो कि गेहूं, जवार, बाजरा जो भी, तो उसे वो एक पोषण तत्व सप्लाई करता है, मतलब प्रोवाइड करता है। ओके, देन सी हियर, देर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे दो प्रकार के फर्टिलाइजर्स पाए जाते हैं। सो वो दो प्रकार के फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, वो है नेचुरल एंड केमिकल। सो see here, there are the two kinds of fertilizers are available here, that is a natural and chemical. Got it? So there are two kinds of fertilizer, there is a natural and chemical. See here about the natural fertilizer. So that is a natural fertilizers are called manures, and they are obtained from materials available in nature like green waste and the animal dung. ओके, सो नेचुरल फर्टिलाइजर मीन्स प्राकृतिक और वास्तविक जो भी फर्टिलाइजर है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज अ मैनूर, मतलब वो खाद 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 देकर उपजाऊ बनाना।
ओके, इसका अर्थ होता है खाद भी उसे बोलते हैं। मैनुस मतलब खाद, जो कि खाद देकर उपजाऊ बनाना, मतलब वो जमीन जो कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ाना। गॉट इट। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर लाइक ग्रीन वेस्ट एंड एनिमल डंक। मतलब ग्रीन वेस्ट दैट इज हरा, मतलब हरा कचरा, जो कि जैविक कचरा भी हम बोलते हैं। मतलब कि आमतौर पर बगीचों, खेतों में जो भी, और रसोई घर में निकला हुआ जो भी निकलने वाले जो भी हमारे वेस्ट है, और खेतों में पेड़ पौधे होते हैं, और पौधों के जो भी अवशेष है, जैसे कि घास की कतरने और पत्तियां, फल और सब्जियों के छिलके आदि, ये सभी ना ग्रीन वेस्ट में आ जाता है। सो एनिमल डंग दैट इज एनिमल वेस्ट, इट विल बी यूज एज अ मोस्ट नेचुरल फर्टिलाइजर। ओके, सो ये दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट इज अ ग्रीन वेस्ट और एनिमल डंक। एनिमल वेस्ट और हरा कचरा भी हम बोलते हैं, मतलब ग्रीन वेस्ट एंड एनिमल डंक। गॉट इट। देन देर इज अ केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। देखिए, केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट केमिकल substances in a specific proportions useful for agriculture. In traditional agriculture, organic manure such as compost were used. केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, देखिए क्या होता है, वो मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट केमिकल, मतलब ये मिक्सचर ऑफ अ, मतलब अलग अलग केमिकल्स से बना हुआ होता है, जो कि डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस उसमें पाए जाते हैं, और वो स्पेसिफिक प्रपोर्शन में हमें उसे ऐड करना होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोर्शन, मतलब एक रेशियो और एक मात्रा जो होती है, वही यूज करके वो केमिकल बनाया जाता है। दैट इज यूजफुल फॉर agriculture. In tradition agriculture, organic manure such as compost were used. सो मतलब ट्रेडिशन एग्रीकल्चर में पहले क्या होता था, ऑर्गेनिक मैनोर, जैसे कि कंपोस्ट, सच एज ए कंपोस्ट, मतलब कंपोस्ट का अर्थ है जैविक खाद या कंपोस्ट खाद। यह खाद सूखे पत्ते, गोबर, रसोई कचरा, पेड़ पौधे के अवशेष आदि को सड़ाकर तैयार किया हुआ किया जाता था। ओके, तैयार किया जाता था, ऐसे सड़ा के उसे बनाते थे, तो उसे क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। ओके, देन कंपोस्ट इज ऑर्गेनिक मैन्योर मेड फ्रॉम decomposed plant waste, kitchen waste and animal dung. ओके, देन केमिकल कंपोस्ट का मीनिंग आपको समझ में आया। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट। Chemical fertilizers came to be used for quicker growth and higher yields. So quicker growth मतलब जल्दी ग्रो होने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज हायर यील्ड। हायर यील्ड्स में अधिक उपज। ओके, सो अधिक उपज, हायर यील्ड का मतलब देखिए कि किसी फसल या प्रक्रिया से ज्यादा उत्पादन प्राप्त होना। Got it. Then, however, the harmful effects of the use of these fertilizers soon became clear. The harmful effects of use of these fertilizers soon became clear. मतलब इन दिनों क्या हो गया है कि इन उर्वरक मतलब वो जो खाद है, उसका उपयोग के हानिकारक प्रभाव क्या हो गए, जल्दी ही स्पष्ट हो गए हैं। सो हार्मफुल केमिकल्स भी हमें ज्यादा फायदा नहीं देते। ओके, देन द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लीड्स टू accumulation ऑफ एक्सेसिव केमिकल्स इन द soil. सो ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मतलब ओवर यूज, हम ज्यादा से ज्यादा वही केमिकल फर्टिलाइजर अगर यूज करेंगे तो क्या होगा। सो
सो ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर यूज किए जाते हैं तो क्या होगा, केमिकल्स मतलब एक्सेसिव केमिकल्स इन द सॉइल, मतलब सॉइल वो मिट्टी में ही जम जाएंगे और वो क्या करेंगे, दिस लोअर्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड reduces इट्स प्रोडक्टिविटी। सो लोअर्स द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल, मतलब इससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरकता जो है कम हो जाती है और उत्पादकता भी घट जाती है। गॉट इट। सो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है और इट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता में घटन हो जाना। ओके, रिड्यूसेस इट्स प्रोडक्टिविटी, उत्पादन का घट जाना। ओके, सो इतना समझ में आया। देन मूव टू द नेक्स्ट। देन see here, over watering makes the land saline and fallow, and this is seen especially in the parts where water is available in plenty, as for example near dams or on a river banks. सो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, अत्यधिक पानी का इस्तेमाल, मतलब ओवर वाटरिंग, अत्यधिक पानी मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किए जाने के वजह से क्या होगा, वो जमीन क्या हो जाएगी, खारी, मतलब सरलाइन, मतलब वो खारी हो जाएगी, नमकीन हो जाएगी और फैलो बंजर हो जाएगी। ओके, देन दिस इज सीन स्पेशली इन द पार्ट वेयर वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी, मतलब बहुत यह मतलब कहाँ पाया जाता है, दैट इज मतलब जो भी पार्ट है, जो भी भाग है, वहां पे वाटर बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, जिससे भूमि की क्या होता है, उपजाऊ शक्ति जो होती है वो खत्म हो जाती है और वो खेती के योग्य नहीं बन पाती। सो जहाँ पे जहाँ पे वाटर बहुत ही ज्यादा मतलब प्लेंटी बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, और एग्जाम्पल देखे इसका, नियर डैम्स और रिवर बैंक्स, मतलब डैम्स के नियर, मतलब जहाँ पे भी बांध है, बांध का पानी रोकना, और वहां पे पानी की मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा रहती है। और रिवर बैंक्स मतलब नदी का किनारा, नदी के किनारे में भी क्या होता है, अगर वहां पे फील्ड है मतलब खेत है तो बहुत ही ज्यादा वहां पे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसी वजह से मतलब ओवर वाटरिंग के होने की वजह से भी फसल को नुकसान पहुंचता है। देन नेक्स्ट, if land becomes saline and fallow, it has to be tested to find out which substances it lacks. मतलब लैंड बिकम सलाइन एंड फैलो, मतलब वो ही बंजर अगर जमीन हो गई है, मतलब वो नमकीन खारी हो गई है, और इट हैज टू बी टेस्टेड टू फाइंड आउट विच सब्सटेंसेस इट लैक्स। ओके, तो इससे क्या होगा, वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए वो टेस्ट किया जाता है, जो कि उसमें कौन सी सब्सटेंसेस मतलब उसकी कमी कौन सी वहां पे आ गई है, ये जानने के लिए वो सॉइल को टेस्ट किया जाता है। द फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड बाय एडिंग दिस सब्सटेंसेस। सो जो भी उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है तो उसे क्या करते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। सो एडिंग मतलब जो भी उसमें कमी है तो वो सब्सटेंसेस उसमें ऐड करके उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। सो इट इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर। सो इट इज कॉस्टली मतलब ये क्या होता है, ये थोड़ा महंगा प्रोसीजर भी माना जाता है, और टाइम कंज्यूम मतलब वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेने वाला प्रोसीजर भी यहाँ पे मिलता है। ओके, सो ये दोनों क्या होता है, प्रोसीजर बहुत ही टाइम लेते हैं और मतलब महंगे भी होते हैं। सो therefore it is better to avoid excessive use of fertilizer and water. So इसे क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे कि इट इज बेटर टू अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर है, और ज्यादा से ज्यादा वाटर का भी इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर माना गया है।
ओके देन तो जितना मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग करें, मतलब कम से कम, जो भी उसको जितना आवश्यक है उतना ही फर्टिलाइजर एंड जितना आवश्यक है उतना ही पानी हम उसे दे तो ही बेहतर है। ओके नाउ देर इज, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जो कि स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, ये ऐसे इंसेक्टिसाइड खेतों में ऐसे फवारते रहते हैं। सो देर इज नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। सो क्रॉप्स का प्रोटेक्शन कैसे करना है। ओके सो देखिए यहाँ पे, डिसीजेस एंड पेस्ट अटैक्स कैन डैमेज क्रॉप्स इन द फील्ड्स। सो डिसीजेस एंड पेस्ट अटैक्स, सो मतलब कुछ भी वहां पे कीड़े लगना, पेस्ट अटैक मतलब कीड़ों का लगना, जो कि क्रॉप्स, जो भी फील्ड में, खेत में जो भी फसलें हैं उनको क्या होता है, कीटों का आक्रमण वहां पे हो जाता है। सो एज अ रेमेडी इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, मतलब कीटनाशक जो भी होते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का मीनिंग क्या है, दैट इज कीटनाशकों का वहां पे उपयोग किया जाता है, आर sprayed on crops or a certain chemicals are rubbed on seeds before sowing। so क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं जो कि वहां पे पेस्ट अटैक्स ना हो, और केमिकल्स जो कि सर्टन केमिकल्स होते हैं दैट इज रब्ड ऑन द सीड्स, मतलब वहां पे रब किए जाते हैं सीड्स को, थोड़ा सा क्या होता है केमिकल पाउडर जैसा केमिकल्स आपने देखा होगा कि मतलब दुकानों में जो भी मसूर की दाल है, जो भी दालें हैं उसमें थोड़ा सा वो पाउडरी लगा हुआ रहता है, इजंट इट, आपने देखा होगा। तो वैसे ही क्या करते हैं, वो सीड्स को रब करके जो कि बोया जाता है, उसके उससे उसे क्या होगा कि वो पेस्ट अटैक्स से बच सकते हैं और क्रॉप मतलब फसल अच्छी आने में मदद होती है। ओके सो ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो ये एक प्रोटेक्शन ऑफ मतलब क्रॉप्स को प्रोटेक्शन करने का ये एक आसान तरीका है। ओके अभी देखिए, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, मतलब जो भी हमें फसल उगाई है उसे स्टोर कैसे करना है, तो उससे क्या मतलब कैसी उसकी देखभाल करना है, मतलब ग्रेन अच्छे से वो स्टोर रहे, जो भी हमारी फसल है वो अच्छे से स्टोर रहे, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए, storing the harvested crop safely is an important as increasing the production. What steps are taken for this purpose? मतलब जो भी हमें हार्वेस्टेड क्रॉप है वो सेफली स्टोर करना और उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, उसे क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, जो भी हमें क्रॉप्स, जो भी हार्वेस्टेड किए हुए क्रॉप्स वो सेफली हम कैसे रख सकते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर दिस पर्पज, सो क्या स्टेप्स है उसे हम फॉलो कर सकते हैं। ओके सो देखिए यहाँ पे, द ग्रेन इज ड्राइड वेल इन द सन एंड फील्ड इन सैक्स। देखिए ग्रेन जो भी हमें फसलें मिली है वो क्या करना है, वो ड्राइड वेल इन द सन, मतलब अच्छे से सन की धूप में, मतलब धूप में अच्छे से उसको सुखाना है, ड्राइड वेल धूप में अच्छे से सुखाना है, और फील्ड इन अ सैक्स, सैक्स मतलब थैली बोरिया, जो भी धान्य भरने के लिए और ग्रेन्स भरने के लिए, जो भी बीजों को भरने के लिए आपने देखा होगा जो भी बोरियां रहती है वो उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। द सैक्स आर देन स्टॉक्ड इन द हाउस और सेलिंग आफ्टर सेलिंग इन अ वेयर हाउसेस और शॉप्स, मतलब ये सभी सैक्स में हमने जब भी भर लिया तो क्या होता है, वो स्टॉक्ड इन द हाउस, मतलब हम घर में भी उनका स्टॉक, मतलब हमने गांव के घर घर
देखे होंगे, उसमें क्या रहता है, बड़े बड़े क्या रहते हैं, कमरे रहते हैं, जहाँ पे भी वो ग्रेन्स का, फसलों का मतलब इकट्ठा किए हुए, सुखाए हुए, बोरी में भरे हुए, ऐसे बहुत ही ज्यादा लेयर्स में वहां पे सैक्स रहते हैं। ओके, बोरियां, बहुत ही ज्यादा बोरियां वहां पे रहती है, जो कि खेत से निकाले हुए वहां पे स्टोर किए हुए रहते हैं। तो वो हम उसी बड़े बड़े घर में भी स्टोर कर सकते हैं, आफ्टर सेलिंग में भी रह सकते हैं, रख सकते हैं, और इन वेयर हाउसेस और शॉप्स, शॉप्स में भी रख सकते हैं, और वेयर हाउसेस मतलब गोदाम, जो कि उसे माल गोदाम, कोठा, माल खाना भी आप कह सकते हैं। ओके, तो स्टोर्ड ग्रेन कैन गेट डैमेज इन 2 वेज, मतलब ये स्टोर किए हुए ग्रेन, जो भी धान्य है जो स्टोर किया हुआ है, वो क्या हो गया, कैन गेट डैमेज इन 2 वेज, मतलब वो डैमेज होने के चांसेस भी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो कैसे, देखें, सो माइस, रैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन स्पॉइल द ग्रेन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो माइस, रैट्स एंड इंसेक्ट्स मतलब वहां पे चूहे, जहां पे भी वो बोरिया है, मतलब जो भी फसलों की बोरिया है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या पाए जाते हैं, माइस, मतलब चूहे बहुत ही ज्यादा है, रैट्स और इंसेक्ट्स भी वहां पे आ जाते हैं। सो कैन स्पॉइल द ग्रेन, मतलब वो क्या करते हैं, वो खा जाते हैं बोरिया, ऐसे थोड़ी फाड़ के वो क्या करते हैं, वो ग्रेन्स को निकाल के वो पूरा वहां पे उनका सफाया कर देते हैं। तो यही उनसे बचने के लिए देखिए क्या करना चाहिए, ये सभी इंसेक्ट्स भी वहां पे लग सकते हैं। सो ये देखिए, also if the grain is stored in a closed and damp space, so मतलब ये देखिए, माइस और रैट, इंसेक्ट, ये सभी ग्रेन को स्पॉइल कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे केमिकल या कुछ भी वहां पे अ, मतलब वो माइस और रैट की जो भी केमिकल है, जो उनकी बदबू से वहां पर ना आए, तो ऐसे भी केमिकल्स वहां पे लगाए जाते हैं, मतलब ऑल अराउंड बोरियों के आसपास छिड़के जाते हैं। सो ऑल्सो इफ द ग्रेन इज स्टोर्ड इन अ क्लोज्ड एंड डैम स्पेस, इट कैचेस फंगस एंड बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग। देखिए, ऑल्सो इफ द ग्रेन इज स्टोर्ड इन अ क्लोज्ड एंड डैम स्पेस, मतलब कि नमी वाली जगह, डैम स्पेस, नमी वाली जगह, और एकदम क्लोज्ड स्टोर रूम, जो भी एकदम से क्लोज है, जहाँ पे भी कुछ भी हवा ही नहीं आ रही है, ऐसी जगह पे अगर ये बोरियां रख दी जाए, तो क्या होगा, इट कैचेस फंगस, वो फंगस को कैच करेंगी, और अनफिट फॉर ईटिंग, मतलब वो खाने की लायक नहीं बचेंगी। ओके, सो इसे ये देखिए, यह है एक वेयर हाउसेस, मतलब गोदाम का यहाँ पे चित्र दिया गया है, जो कि बोरियां यहाँ पे रखी है। सो ये खुली हवा, थोड़ी हवा उस रूम में आनी जानी चाहिए। ओके, एंड एकदम से पैक और नमी वाली जगह अगर हो, तो उसे क्या होगा, इट कैचेस फंगस एंड अनफिट फॉर ईटिंग, मतलब वो फंगस को कैच कर जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा। देन देखिए, to prevent such damage by pests and chemical are spread at the place of storage or all around इट। सो देखिए, मतलब मैंने अभी कहा कि चूहे और इंसेक्ट ना आए और फंगस भी ना लगे, तो क्या करना चाहिए, वहां पे उसके इर्द गिर्द, ऑल अराउंड, वहां पे पेस्ट और केमिकल का थोड़ा सा स्प्रे वो वहां पे कर देते हैं, जो कि वहां पे वो धान्य सेफ रहे, वो ग्रेन्स जो भी स्टोर किए हुए हैं वो सेफली वहां पे रह सके। सो देखिए, नीम लीव्स आर मिक्सड इन द ग्रेन, सम प्रोटेक्टिव केमिकल्स दैट कैन बी मिक्सड विद द ग्रेन आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। सो देखिए, नीम लीव्स, सो जो भी पुरानी आपने देखा होगा गांव में क्या करते हैं, जो कि केमिकल का उपयोग ना करते हुए वो क्या करते हैं, नीम की लीव्स, मतलब कड़ी नीम भी बोलते हैं,
इन मराठी देर इज कडलिम बोलते हैं। सो नीम लीव्स, जो कि वो कड़वा रहता है, आपने यह नीम के पत्ते देखे होंगे। गॉट इट। सो यह नीम के पत्ते क्या करते हैं, वो ग्रेन में मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है, फंगस कीड़े मकोड़े उसी में नहीं लगते, वो सेफली वहां पे रह सकते हैं। मतलब ग्रेन अच्छे से वहां पे, मतलब ग्रेन्स अच्छे से रह सकते हैं, जो कि उसे फंगस वगैरह कुछ भी नहीं लगता। सम प्रोटेक्टिव केमिकल्स दैट कैन बी मिक्सड विद द ग्रेन आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। सो प्रोटेक्टिव केमिकल्स, जो ऐसे केमिकल भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो ग्रेन के साथ हम मिक्स कर सकते हैं। मतलब वो पाउडर फॉर्म में केमिकल्स अवेलेबल हैं, उसी से भी हम फंगस से ग्रेन को बचा सकते हैं। ओके। देयर स्मेल रिपेल्स इंसेक्ट, मतलब वो स्मेल से क्या होता है, इंसेक्ट रैट माइस, वो चूहे वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं, इंसेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं आते। ओके। देन देर इज अ स्टोरेज प्लेसेस आर ऑलवेज केप्ट ड्राई एंड airy to prevent fungus formation. See here, the storage places are always kept dry and airy to prevent fungus formation. मतलब वो जो स्टोरेज प्लेस है, जो कि गोदाम जैसी जगह, जो कि दुकानों में, जो बड़े बड़े घरों में जो भी ग्रेन का, जो धान्य का स्टोरेज जो भी करते हैं, वहां पे क्या होता है, वो जगह सूखी होनी चाहिए और एरी, मतलब वहां पे हवा आती जाती रहनी चाहिए। मतलब एकदम से वो पैक अगर रूम हो तो क्या होगा, वहां पे फंगस अटैक होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेगा। सो वो एरिया क्या होना चाहिए, केप्ट ड्राई एरी टू प्रिवेंट फंगस फॉर्मेशन। सो फंगस फॉर्मेशन से बचने के लिए वो ही एरिया ड्राई, क्लीन और एरी होना चाहिए, मतलब हवा आती जाती रहनी चाहिए। ओके। सूखा और हवादार रखा जाने की वजह से क्या होगा, ताकि फफूंदी वहां पे ना लगे। ओके। फंगस माने फफूंदी, सो फफूंदी वहां पे ना लगे। ओके। सो देखिए ये सभी क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, मतलब ग्रेन का स्टोरेज हम कैसे कर सकते हैं, कौन से केमिकल्स यूज कर सकते हैं। और देखिए प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, मतलब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को हम बचा सकते हैं। सो फर्टिलाइजर्स का उपयोग भी उतने ही मात्रा में किया गया हो तो वो फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। अगर वो फर्टिलाइजर्स और पानी का ज्यादा ओवर वाटरिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया तो भी वो नुकसानदायक है। तो ये सभी इस क्लास में हमने आज पढ़ा है। ओके। सो देखिए हम इस क्लास में यहीं पे रुकते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फूड स्टोरेज और एंड कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके। टिल देन देखिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करें। एंड टिल देन बाय बच्चों।